हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 में। देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन क्या होता है। साथ ही साथ देखेंगे प्रतिस्पर्धा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ कंपटीशन। इसके अलावा सह परोपकारिता क्या होती है, इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारा का सारा हम आपको आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिस्पर्धा यानी कि संघर्ष या कि कंपटीशन किसे कहते हैं। तो प्रतिस्पर्धा या संघर्ष वही है। देखिए, कोई भी पादप अनुक्रमण के समय जब प्रवासन के कारण एक स्थान पर एक ही जाति पर विभिन्न जातियां या विभिन्न प्रकार के जातियों के पौधे निवास करते हैं तो उनमें क्या होता है कि आपस में, देखिए, कोई भी पर्टिकुलर एरिया यानी कि क्षेत्र या स्थान है। अब उस एरिया या स्थान पे क्या होता है, आपस में कई सारी जातियां निवास करती है। तो उस स्थान पे क्या होगा कि जब कई सारी जातियां या स्पीसीज आपस में निवास करती हैं, जिस कारण से उनमें कई सारी मूल आवश्यकताओं जैसे जल, प्रकाश, खनिज पदार्थ आदि के लिए आपस में जीवन संघर्ष छिड़ जाता है। अब यदि जीवन संघर्ष छिड़ गया है तो ऐसे में होगा क्या, यदि जिन पदार्थों की पर्याप्त मात्रा होगी उसके लिए तो संघर्ष नहीं होगा, लेकिन यदि कोई ऐसी चीजें हैं जो कि एक लिमिट मात्रा में उपस्थित है, उसके लिए आपस में जीवों के मध्य कंपटीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती है। अब मान लीजिए किसी भी एरिया में 100 व्यक्ति हैं। अब 100 लोगों में से अब 100 लोगों की यदि और नई स्पीसीज आ गई तो उस स्पीसीज में कई सारी चीजों को लेकर के समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा, आपस में उन चीजों के लिए इनमें संघर्ष छिड़ जाएगा। इसे ही तो हम कहते हैं जीवन संघर्ष, या आप कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। तो शाब्दिक तौर पे यदि आप समझे तो कंपटीशन क्या है, तो एक ही स्थान पे यदि कई सारी जातियां निवास कर रही है और वहां पे यदि और कई सारी स्पीसीज आके निवास करने लग जाए तो आपस में कुछ मूल आवश्यकताओं जैसे जल, प्रकाश एवं खनिज पदार्थों के लिए इनमें लड़ाई छिड़ जाएगी, जिसे ही हम क्या कहते हैं, कंपटीशन यानी कि संघर्ष कहते हैं। और जिन पदार्थों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होगी उसके लिए संघर्ष नहीं होगा, यानी वो सभी में वितरित हो जाएगा। लेकिन जो एक सीमित मात्रा में उपस्थित चीज है उसके लिए तो आपस में कई प्रजातियों में संघर्ष यानी कि कंपटीशन छिड़ जाएगी। अब देखिए, इसके आधार पर हम प्रतिस्पर्धा यानी कि संघर्ष को दो प्रकार से बांटते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रतिस्पर्धा का प्रकार है वो है अंतरजातीय संघर्ष। अंतरजातीय संघर्ष का मतलब होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है कि यदि एक ही जाति है और उस एक ही जाति के कई सारे पौधे हैं और उनके मध्य यदि संघर्ष हो रहा है तो उसे हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। यहां पे कोई भी पर्टिकुलर जीव जो है उसकी केवल एक ही जाति की प्रजातियां होनी चाहिए। मतलब एक ही प्रजाति के यदि आपस में कई सारे पौधे हैं या एक ही प्रजाति के कई सारे जीव हैं तो उनमें यदि कंपटीशन होगा तो इस प्रकार के कंपटीशन को हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहेंगे। मतलब क्या है कि एक ही जाति के पौधे हैं या एक ही जाति के जीव हों और उनमें यदि संघर्ष छिड़ जाए तो उसे हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। तो शाब्दिक तौर पे आप समझ गए होंगे कि अंतरजातीय संघर्ष क्या होता है। तो आपको यही याद रखना है कि यदि आपस में एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधे हैं और उनके मध्य यदि संघर्ष हो रहा है तो इस प्रकार के संघर्ष को ही हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। अब देखिए, कई प्रकार की यदि विपरीत परिस्थितियां यानी कि अनुकूल परिस्थितियां जब तक है तब तक तो पौधे अपने आप को वहां पे सरवाइव कर लेंगे, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती है वैसे ही पौधे जो है धीरे धीरे, या कि वहां के जो जीव हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। तो इस प्रकार से अंतरजातीय संघर्ष का मतलब होता है कि आपस में एक ही जाति के विभिन्न पौधे हों या एक ही जाति के कई सारे जीव जंतु हों और उनमें यदि कंपटीशन हो तो उसे हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। मतलब एक ही जाति के जीवों में यदि संघर्ष होता है तो उसे अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। इसके बाद देखिए, जो दूसरा है वो है अंतरजातीय संघर्ष। अंतरजातीय संघर्ष को हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो अंतरजातीय संघर्ष को हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और अंतरजातीय संघर्ष को हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन।
देखिए अंतरजातीय संघर्ष का मतलब क्या है, इसके पहले आपने देखा अंतरजातीय संघर्ष, तो अंतरजातीय संघर्ष में क्या होगा, आपस में एक ही जाति होगी। लेकिन अंतरजातीय संघर्ष में क्या हो जाएगा कि आपस में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उपस्थित हो और उनके विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के यदि पौधे या जीव जंतु हैं और उनमें यदि संघर्ष होता है तो इस प्रकार के संघर्ष को हम क्या कहते हैं, अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। देखिए कई सारी यदि जातियां उपस्थित है और उन जातियों के यदि जीव या पेड़ पौधे उपस्थित हैं तो ऐसे में जब उनके मध्य कंपटीशन होगा तो इसे हम क्या कहते हैं, अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। तो यदि विभिन्न प्रजातियां हैं और उनके विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं और उनके मध्य यदि संघर्ष हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। बेसिकली आप समझेंगे कि पौधे जिन आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हैं वे भिन्न आवासों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे सपोज करिए एक हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे यदि हम देखें कहीं पर भी, मान लीजिए यदि हम बात करते हैं वनों में, तो यदि हम वनों में बात करते हैं तो वन में यानी कि जंगल में यदि हम देखते हैं तो वनों में क्या होगा कि वन में मुख्यतया जो है प्रकाश के लिए संघर्ष होगा। किसके लिए संघर्ष होगा, प्रकाश के लिए संघर्ष होगा। वहीं यदि हम बात करते हैं कि सूखी भूमि में यानी मरुभूमि में यानी कि स्थल भूमि में आप कह सकते हैं, तो मरुभूमि या स्थल भूमि में, या आप नॉर्मली कह सकते हैं कि घास का जो मैदान है, तो घास की जो भूमि है या घास का जो मैदान है, इसमें आप पाएंगे कि मुख्य रूप से संघर्ष किसके लिए होगा, तो जल के लिए होगा। किसके लिए होगा, या तो जल के लिए होगा या तो खनिज पदार्थों के लिए होगा यानी कि भोज्य पदार्थों के लिए होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि जो अंतरजातीय संघर्ष होता है वो आपस में एक ही जाति के जीवों के मध्य संघर्ष होता है। वहीं अंतरजातीय संघर्ष में आपस में कई सारी जातियां हो और उन कई सारी जातियों के पेड़ पौधे या जीव जंतुएं हैं तो उनमें यदि आपस में संघर्ष होता है तो उसे हम अंतरजातीय संघर्ष कहते हैं। इसके बाद देखिए सह परोपकारिता, जिसको कि हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सह परोपकारिता और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो सह परोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म को देखिए हम सहजीविता भी कहते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज तो ध्यान देनी है कि सह परोपकारिता को ही हम सहजीविता भी कहते हैं। आपस में देखिए दो जीव आपस में यदि साथ साथ रह करके जीवन यापन करते हैं और दोनों यदि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तब ऐसी परस्पर निर्भरता क्या कहलाती है, सह परोपकारिता कहलाती है। मतलब क्या है यहां पे कि यदि आपस में दो जीव साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं और दोनों जीव यदि आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तब ऐसी परस्पर निर्भरता को हम सह परोपकारिता कहते हैं। यानी सह परोपकारिता में क्या होगा, दो जीव रहेंगे और दोनों साथ साथ रह के जीवन यापन करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अब यदि इसके आप देखेंगे तो सह परोपकारिता में देखिए आपस में जो जीवों का यहां पे संबंध है, तो यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सह परोपकारिता किनके किनके मध्य हो सकती है। तो सबसे पहले चीज आपको याद रखना है कि सह परोपकारिता या तो पौधे पौधों के मध्य हो सकती है, यानी दो पौधों के मध्य हो सकती है, दो जंतुओं के मध्य हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दो जंतुओं के मध्य हो सकती है। तीसरी कंडीशन देखिए क्या है कि जो सह परोपकारिता है उसमें एक तो पौधा हो सकता है और दूसरा जंतु हो सकता है। मतलब पौधे व जंतु के मध्य भी तो सह परोपकारिता या सहजीविता हो सकती है। तो तीन ही कंडीशन है, या तो पौधे पौधे के मध्य हो सकता है, या तो पौधे जंतु के मध्य हो सकता है, या तो जंतु और पौधे के मध्य हो सकता है। देखिए कई सारे एग्जाम्पल वैसे तो सह परोपकारिता के हैं, लेकिन यहां पे हम आपको 3 से 4 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल कराएंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है सह प्रभाविता, मुख्य रूप से आपको याद रखना है सहजीविता का। तो सह परोपकारिता या सहजीविता का सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो है लाइकेन। लाइकेन की यदि मैं बात करूं तो लाइकेन जो है सहजीविता का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लाइकेन की यदि आप बॉडी देखेंगे तो लाइकेन की बॉडी मुख्यतः शैवाल व एल्गी से मिलकर के बनी होती है। मतलब क्या है कि लाइकेन जो है दो चीजों से मिलकर के बना होता है। अब जब आप लाइकेन की बात करेंगे तो लाइकेन में कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि लाइकेन में शैवाल भी होते हैं और क्या होते हैं, तो लाइकेन में इस प्रकार से शैवाल भी होते हैं और नीचे साइड जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि एल्गी भी होंगे। तो अब देखिए दोनों चीजें हैं।
शैवाल में देखिए, यदि हम देखें तो शैवाल में आपको क्लोरोफिल नजर आता है, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो शैवाल क्या करेगा, ये तो ऊपर साइड क्या है, शैवाल है। अब शैवाल का काम क्या है, शैवाल के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है, तो शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाएगा और भोजन बनाने के बाद किसको देगा, ये कवकों को देगा। और कवक वही क्या करता है कि जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है। ये तो हमारे पास क्या है, कवक है। तो लाइकेन में देखिए, लाइकेन में शैवाल और कवक होते हैं। शैवाल के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिस कारण से यह फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाएगा और भोजन बनाने के बाद किसको देगा, कवक को देगा। वहीं कवक क्या करता है, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करेगा और उसको शैवाल को देगा। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और इस प्रकार से दोनों जो है सहजीवी रूप में आपस में साथ साथ जीवन यापन करते हैं। तो इसका आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, क्या है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका, लाइकेन। इसके बाद देखिए जो दूसरा एग्जाम्पल है, यहां पे आप समझेंगे राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु के लिए यदि आप देखें तो देखिए दाल कुल की जो पौधे की मूल ग्रंथियां होती है, यदि हम बात करते हैं किसी भी दाल कुल के पौधे की, तो दाल कुल के अंतर्गत जितने भी आने वाले पौधे होते हैं, चाहे वो चना, मटर, अरहर, किसी भी दाल के पौधे हों, तो उनकी जड़ों के नीचे देखिए कई सारी छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, जिन्हें हम मूल ग्रंथियां कहते हैं। और इनमें एक सहजीवी जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। तो यदि आपसे पूछे कि दाल कुल की पौधों में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु है, तो आपको याद रखना है राइजोबियम। तो यह दाल कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला एक सहजीवी जीवाणु होता है। बेसिकली आप देखेंगे कि यह जीवाणु क्या करता है कि वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण करके उसे पौधे को उपलब्ध कराता है तथा बदले में यह दलदली पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। यानी आपस में इनके मध्य सहजीवी संबंध किस प्रकार का है, तो आपस में देखिए ये जो जीवाणु होता है, यानी जो राइजोबियम जीवाणु है, ये तो वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को देता है, वहीं पौधे से क्या लेता है, भोजन लेता है। तो दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, पौधा भी इसको लाभ पहुंचा रहा है राइजोबियम को, और राइजोबियम भी पौधे को लाभ पहुंचा रहा है। तो आपको दूसरा एग्जाम्पल याद रखना है, राइजोबियम भी सहजीविता यानी सहपरोपकारिता का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए है कवक मूल, जिसको कि हम माइकोराइजा कहते हैं, और यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी अक्सर पूछा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पौधे एवं कवकों के मध्य पाया जाने वाला सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है माइकोराइजा। यह बेसिकली उच्च वर्गीय जो पौधे होते हैं एवं कवकों के मध्य पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है, जिसमें देखिए कवक एवं जड़ें जो होती है आपस में मिलकर के एक निर्माण करती है एक विशिष्ट प्रकार की जड़ों का, जिसे हम क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं। कवक जिस पौधे की जड़ों के साथ जुड़ा होता है उसकी जड़ों के साथ मिलकर के एक संरचना बनाता है, विशिष्ट प्रकार की जड़ जिसको हम कहते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, कवक मूल कहते हैं। इस प्रकार के सह संबंध में देखिए क्या होता है, जो कवक होता है, कवक का काम क्या होता है, कवक बेसिकली जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करता है और खनिज एवं जल का अवशोषण करके किसको देता है, पौधे को देता है। वहीं पौधों से इसके बदले में क्या लेता है, भोज्य पदार्थ लेता है। तो कुल मिलाकर के जो कवक मूल या माइकोराइजा है, यह उच्च पौधे एवं कवकों के मध्य पाया जाने वाला सहजीवी संबंध है। इसमें आपको याद रखना है कि जो कवक होता है, कवक आपको याद रखना है खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करता है और उसे किसको प्रदान करता है, उसको प्रदान करता है पौधे को, और पौधे से इसके बदले में क्या लेता है, भोजन प्राप्त करता है। तो कवक मूल या माइकोराइजा भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है सहजीविता का, जो कि उच्च वर्गीय पादपों एवं कवकों के मध्य पाया जाता है। यानी आपको याद रखना है पौधे एवं कवकों के मध्य पाया जाने वाला जो सहजीवी संबंध होता है वो क्या कहलाता है, माइकोराइजा यानी कि कवक मूल। तो देखिए यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।